गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने यूनिट 2 में फेज रूल के 4 वीडियोस कंप्लीट कर दी हैं। उसमें डिग्री ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को किस तरह निकालते हैं, वन कंपोनेंट सिस्टम एंड टू कंपोनेंट सिस्टम को डिस्कस किया है। नाउ यूनिट 2 में ही हम कैटालिस्ट चैप्टर है उसको पढ़ेंगे और उसमें भी 4 वीडियोस या 4 लेक्चर्स है। एक में कैटालिस्ट, टाइप ऑफ कैटालिस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट को हम आज डिस्कस कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में थ्योरी ऑफ कैटालिसिस डिस्कस कर देंगे और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ थ्योरीज की जो मैकेनिज्म, माइकल मेंटेंस मैकेनिज्म एंड एसिड बेस कैटालिसिस और जो भी पार्ट रह जाएगा वो कर देंगे। तो 4 लेक्चर में ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। टोटल हमारे यूनिट 2 के भी 8 लेक्चर्स बनेंगे, जैसे यूनिट 1 के 8 लेक्चर्स थे। सभी को देखते रहना। और हमारे जो यूट्यूब का प्ले लिस्ट है बीटेक फर्स्ट ईयर अप्लाइड केमिस्ट्री करके है, उसमें मैं सारी वीडियोज जो फर्स्ट ईयर की है अप्लाइड केमिस्ट्री के वो सब अपलोडेड है, वहां से ही आप सर्च कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। नाउ मैं स्टार्ट करती हूँ। कैटालिस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने यहाँ पर सभी टाइप्स के कैटालिस्ट यहाँ पे लिख लिए हैं और अच्छे से उनके एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट है जिस तरह एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मेनली क्या होता है एग्जाम में कैटालिस्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे थे, शॉर्ट नोट्स के टाइप में पूछते हैं। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ किस आते हैं। क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म कैटालिस्ट विद एग्जांपल्स, या व्हाट इज द कैटालिसिस, हाउ इट कैन क्लासीफाई दैम। ठीक है, तो कैटालिसिस को हम किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं, कैटालिस्ट किस तरह क्लासीफाई होते हैं, इस तरह एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स का, 2.5 मार्क्स का। तो कैटालिस्ट टर्म जो है, कैटालिस्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। कैटालिस्ट तो हमने 12th में भी पढ़ा हुआ है, 11th में भी पढ़ा हुआ है। तो कैटालिस्ट जो टर्म है, इट इज फर्स्ट टाइम गिवन बाय द बर्जीलियस जो थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम दिया। ये जरूरी नहीं लिखो, लेकिन अगर लिख दो तो ज्यादा सही रहता है, पता होना चाहिए। बर्जीलियस क्वाइंड दिस टर्म। ठीक है, फर्स्ट टाइम में बर्जीलियस ने ये टर्म को यूज किया था, सो इट इज कॉल्ड एज दिस टर्म इज क्वाइंड बाय बर्जीलियस। और सब्सटेंस विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। मेनली जो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज है, कैटालिस्ट होते हैं, वो केमिकल काइनेटिक्स का ही होता है पार्ट। ठीक है, काइनेटिक्स जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट पड़ता है, तो ये those substituent which alters the rate of reaction without undergoing any change in mass and composition at the end of reaction is called as catalyst. कैटलिस्ट क्या करते हैं कि रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं और अपने आप को वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बाद में फिर एज ए एंड प्रोडक्ट वो अपने आप में अलग हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं, फिर से निकल जाते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन मास एंड कंपोजिशन। ठीक है, उनका अपने कैटलिस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही मास का ना कंपोजिशन, बट फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। एंड कैटालिसिस, कैटालिसिस क्या होता है, एक प्रोसेस है। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ अल्टरिंग द वेलोसिटी या अल्टरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन या अल्टरिंग द काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन by the presence of catalyst is called as catalysis. तो catalysis क्या है, it is a phenomena, यानी कि it is a process है और catalyst substances है। तो catalyst सपोज देखो ये catalyst है, catalyst हमारे catalyst bonding to reactants, reactants के साथ में ये catalyst अगर bond करता है तो ये देखो, ये इसने 2 साइड्स में बॉन्ड कर लिया, फिर ये इंटरमीडिएट बना लिया, इंटरमीडिएट बनाने के बाद ये प्रोडक्ट्स अलग निकल जाएगा और कैटलिस्ट अलग निकल गया। ठीक है, इस तरह कैटलिस्ट अलग से रिजनरेट हो जाता है वापस, एंड प्रोडक्ट के साथ में इसका रोल प्ले नहीं होता है, अपना आता है और निकल जाता है, कोई मास एंड कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होते। नाउ इफेक्ट्स ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, कैटलिस्ट जो होता है, जैसे कैटलिस्ट अपने रिएक्शन कराता है, अगर जैसे रिएक्शन कराएंगे तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर्स कर देता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर्स होने से रिएक्शन क्या होती है, स्पीड फास्ट हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है, कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी को भी बताते क्या होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर्स करता है और प्रोवाइडिंग ए न्यू पाथवे एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, 2 पॉइंट्स बहुत सफिशिएंट है हाउ इट इज कोरिलेट विद एक्टिवेशन एनर्जी को लिखने के लिए। ठीक है, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी एंड क्रिएटिंग ए न्यू पाथवे एंड इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एक्सेस एनर्जी, वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड अमाउंट में जरूरी है हमारे लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट एक्वायर टू चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उनको, और वो प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए, वो एक्टिवेट करने के लिए, यानी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी उनको चाहिए उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मेनली क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी की हेल्प से ही हमारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं।
जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट सपोज यहाँ पर ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स ए और बी है, कोई भी रिएक्टेंट्स है ए और बी समझ लो, मान लो ए प्लस बी है, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स है विदाउट, अगर हम कैटालिस्ट की रिएक्शन करते हैं तो देखो ये जो रेड वाला कर्व है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, रेड वाला कर्व, ठीक है। तो विदाउट कैटालिस्ट की ये एक्टिवेशन विदाउट कैटालिस्ट रिएक्शन है, तो उसमें ये एक्टिवेशन एनर्जी कितना हाई है, ठीक है। और रिएक्टेंट से लेके अब यहाँ पर देखते हैं जब विद कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जब होगा तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है, ये देखो ये जो दिख रहा है ग्रीन वाला, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटालिस्ट, ये कम हो जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या एक्टिवेशन एनर्जी लोअर्स हो गई, कम हो गई ना एक्टिवेशन एनर्जी, तो प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट बना, तो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर्स कर देता है। कैटालिस्ट हेल्प्स टू डिक्रीज द, यानी लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन उससे फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो कैटालिस्ट ये रोल प्ले करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो डाउन करता है और रिएक्शंस की रेट को फास्ट करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट या कैटालिसिस के लिए हमारे ने बहुत 6 मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स लिए यहाँ पर। नंबर 1 इज द होमोजेनियस कैटालिसिस, नंबर 2 इज द हेट्रोजेनियस कैटालिसिस, पॉजिटिव कैटालिसिस, नेगेटिव कैटालिसिस, ऑटो कैटालिसिस एंड एंजाइम कैटालिसिस। क्या है कि कभी-कभी राइट शॉर्ट नोट्स आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑटो कैटालिसिस, राइट शॉर्ट नोट ऑन नेगेटिव कैटालिसिस, राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉजिटिव कैटालिसिस या होमोजेनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजेनियस। कभी भी कोई शॉर्ट नोट लिखने को आता है 2.5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, तो हमें वो डेफिनेशन के साथ में उसके एग्जाम्पल्स भी लिखने जरूरी है, तो मिनिमम 1 एग्जाम्पल लिखेंगे तो पूरा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो हमने इसीलिए सभी टाइप्स की कैटालिसिस को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर उसका एग्जाम्पल भी लिखा है, आप लोग भी इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना। तो होमोजेनियस क्या मतलब, होमो मींस सेम, होमोजेनियस में सेम फेज, रिएक्टेंट और जो कैटालिस्ट है, यानी जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों की फेजेस क्या होती है, सेम होगी, तो हम उसको बोलेंगे होमोजेनियस कैटालिसिस। ध्यान रखना बच्चों, रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट फेज आर सेम, देन इट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस। बोथ रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट थोरली एक ही यूनिफॉर्म इवनली मिक्सचर बना लेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और कैटालिस्ट अपना अलग निकल जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे होमोजेनियस। कैटालिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स, देखो लिखा है यहाँ पे, कैटालिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फेज, दोनों की फेज क्या होगी, एक ही होगी, एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और यूनिफॉर्मली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे थ्रू आउट। द होमोजेनियस कैटालिसिस कैन अकर इन गैसियस और लिक्विड फेज, ठीक है। ध्यान रखना, मेनली क्या होता है, होमोजेनियस कैटालिसिस कहाँ पर होगी, गैसियस फेज में होगी और लिक्विड फेजेस में होगी। एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड into sulfur trioxide in the presence of nitric oxide catalyst। तो SO2 यहाँ पर क्या है, SO2 किस फॉर्म में, यहाँ पर गैसियस फॉर्म में, ठीक है। SO2 किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। नाइट्रिक ऑक्साइड भी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी हमारा गैसियस के फॉर्म में ही निकलता है, ठीक है। तो हमारे देखो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट बोथ आर इन गैसियस फेज, ठीक है, दोनों ही गैसियस फेज में, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये दोनों होमोजेनियस कैटालिसिस का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली और एसिड। एल्कली मींस दोज बेसेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। देखो बेस एंड एल्कली में डिफरेंस होता है, बेसिस क्या होते हैं जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन हो, और जो प्रोटॉन डोनर होते हैं उन सबको बेसिस कहते हैं। 3 थ्योरी है, आरएनएस की थ्योरी अलग है, ब्रोनस्टेड की थ्योरी अलग है, लुईस की थ्योरी अलग है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बेस को डिफाइन करते हैं। पर एल्कलीज क्या होते हैं, एल्कलीज आर सॉल्युबल बेसिस, एक्वा सॉल्युबल बेसिस, यानी बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड एज एल्कली, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। तो एल्कली और बेसिस में बहुत बार एग्जाम्स में और सब जगह अंदर पूछ लेते, तो हमें ध्यान आना चाहिए। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, यानी NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और एसिड, एसिड में H+ ले लेंगे, CH3CO, C2H5, यानी ये एस्टर है। इस एस्टर को H2 के प्रेजेंस में हमने हाइड्रोलिसिस किया और H+ एसिड से आया, OH- निगेटिव एल्कली से आया। ये क्या है, ये दोनों क्या है, कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। और ये लिक्विड फॉर्म में है, एस्टर भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, ठीक है, वाटर भी लिक्विड है। और हमारे पास ये H आयन एसिड से आया, इट इज आल्सो लिक्विड,
और ये एल्कली का सॉल्यूशन जो होगा वो भी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, H+OH एंड लिक्विड सॉल्यूशन है। ये हमारा एसिड थे, तो मैं लिक्विड सॉल्यूशन में, तो प्रेजेंस ऑफ एसिड और एल्कली, तो होमोजेनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन ये भी लिक्विड है, एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इट इज आल्सो लिक्विड, ठीक है। दोनों रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट बोथ आर इन सेम फेज, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम हेटेरोजेनियस की फेज बात करते हैं। तो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट बोथ हैव डिफरेंट फेजेस। रिएक्टेंट की अलग फेजेस होगी और कैटलिस्ट की अलग फेज होगी, ठीक है। कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट आर इन डिफरेंट फेजेस कॉल्ड एज हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। कॉन्टैक्ट कैटालिसिस को हम कॉन्टैक्ट कैटालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बाउंड्री बन जाती है, एक इंटरफेस बन जाता है दो कैटालिस्ट के बीच में। जब कैटालिस्ट और रिएक्टेंट वर्क करते हैं तो आपस में जब कंबाइन करते हैं तो एक इंटरफेस बनता है, यानी दोनों फेस डिस्टिंक्टली हम उसको सेपरेट कर सकते, दिख जाती है, बाउंड्री बन जाती है, इसलिए कॉन्टैक्ट टाइप में कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट कैटालिसिस आल्सो, ठीक है। तो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस आल्सो कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट कैटालिसिस, एंड each for this type of catalysis as the reaction occur by the contact of the reactant with the surface of the catalyst, ठीक है। तो दोनों ही डिस्टिंक्ट फेजेस हैं, तो इसलिए वो दोनों कॉन्टैक्ट दिखते हैं। रिएक्शन प्रोसीड एट एन इंटरफेस, ठीक है। तो दो फेजेस को जब बाउंड्रीज दिख सकते हैं तो उसको हम इंटरफेस बोलते हैं बिटवीन टू डिस्क्रीट फेजेस। यूजली कैटलिस्ट आर सॉलिड एंड रिएक्टेंट्स आर आइदर लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। इस केस में क्या है, मोस्टली क्या होंगे, हेटेरोजेनियस केसेस में कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड होता है। 99% 98% कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड है, और जो हमारा जो रिएक्टेंट है दैट विल बी गैसेस और लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। बट कैटलिस्ट मोस्टली कैटलिस्ट सॉलिड फॉर्म में होगा। तो कैटलिस्ट जैसे यहाँ पे हम हैबर्स प्रोसेस लेते हैं। हैबर्स प्रोसेस किस लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया के लिए यूज होती है हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस को मिलकर जो हैबर्स प्रोसेस में, ठीक है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलके Fe2O3 ये सल्फर Fe2O3 फेरस ऑक्साइड है, ऑक्साइड ये सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये दोनों गैसेस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में मिक्सचर होता है, तो ये कंबाइन करेंगे एंड प्रोडक्ट अमोनिया गैस का दे देंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ, सेकंड एग्जांपल है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम टू फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये भी गैस फॉर्म में है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में है, एंड प्लेटिनम किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है, देन H2 है। तो इसमें दोनों के फेजेस डिफरेंट है, इंटरफेसेस बन जाते हैं, डिस्क्रीट फेज हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव कैटालिसिस, ठीक है। पॉजिटिव कैटालिसिस या नेगेटिव कैटालिसिस क्या होते हैं। पॉजिटिव कैटालिस्ट वो है जब रेट ऑफ रिएक्शन को वो इंक्रीज कर देते हैं। दोज कैटालिस्ट, मोस्टली कैटालिस्ट जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज ही करते हैं, ओनली फ्यू, यानी कुछ परसेंटेज कैटालिस्ट ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को सप्रेस करेंगे या डिक्रीज करेंगे। मोस्टली क्या करते हैं, अप ही करते हैं, ठीक है। मोस्टली रेट ऑफ रिएक्शन को अप ही करते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो व्हेन द कैटालिस्ट यूज्ड टू एक्सेलरेट और इंक्रीज, एक्सेलरेट एंड इंक्रीज, ठीक है, एक्सेलरेट करना या इंक्रीज करना सेम थिंग है। व्हेन द कैटालिस्ट यूज्ड टू एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन इट इज नोन एज पॉजिटिव कैटालिस्ट। बच्चों ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, डिफाइन द टर्म पॉजिटिव कैटालिस्ट विद एग्जांपल, ठीक है। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या है, कैटालिस्ट ही होते हैं दैट एनहांस और दैट एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन, that increase the chemical reaction, that enhance the chemical reaction, that accelerate the chemical reaction called as positive catalyst, and also called as enhancer भी बोल देते हैं, accelerator भी बोल देते हैं इन्हीं को हम। For example, hydrogenation of vegetable oil से हम vegetable घी बनाते हैं in the presence of nickel catalyst, तो क्या है, पॉजिटिव कैटालिस्ट है। रिएक्शन कैसे होते हैं, फास्ट हो जाती है और एक्सेलरेट करते हैं रिएक्शंस को। मैन्युफैक्चर ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम द स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है, एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो ये भी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, तो वो पॉजिटिव कैटालिसिस होते हैं। नेगेटिव कैटालिसिस क्या होती है, मैंने बताया बहुत, मतलब 95% पॉजिटिव कैटालिसिस होते हैं, बहुत फ्यू कैटालिसिस जो होते हैं वो नेगेटिव कैटालिसिस होते हैं, मोस्टली एनहांस ही करते हैं। तो सम यानी फ्यू कैटालिस्ट, फ्यू मींस सम फ्यू कैटालिस्ट रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन, कुछ कैटालिस्ट क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं या इनहिबिट करते हैं। रिड्यूस को हम इनहिबिट भी बोल देते हैं, कभी कभी इनहिबिट भी लिख सकते हैं, डिक्रीज लिख सकते हैं, सप्रेस लिख सकते हैं, ठीक है।
Some catalysts reduce the rate of reaction, suppress the rate of reaction, inhibit the rate of reaction. Such catalyst termed as negative catalyst. ठीक है, तो उनको हम क्या कह देंगे, negative catalyst. जैसे एग्जाम्पल में क्लोरोफॉर्म ऑन ऑक्सीडेशन बाय एयर, क्लोरोफॉर्म के हम ऑक्सीजन एयर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो कार्बोनिल क्लोराइड बन जाता है फॉस्जिन, COCl2, बहुत पॉइजनस गैस होती है। इसीलिए हम क्लोरोफॉर्म को जब हम रखते हैं तो हम उसको क्लोरोफॉर्म को एक तो ट्रांसपेरेंट बोतल में नहीं रखते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं रखते हैं, ठीक है, सनलाइट या एयर के प्रेजेंस में नहीं रखते हैं, उसको कवर करके रखते हैं और ब्लैक कलर की बोतल में रखते हैं और अंदर रखते हैं, ठीक है, ग्लास की बोतल में भी नहीं रखते। तो क्लोरोफॉर्म को इस तरह क्वेश्चन भी आता है कि क्लोरोफॉर्म को हम किस तरह स्टोर करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म ऑन ऑक्सीडेशन बाय एयर फॉर्म कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्जिन गैस, बहुत पॉइजनस गैस है, विच इज पॉइजनस गैस फॉस्जिन। द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जिन गैस इज सप्रेस और रिटार्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल एज कैटलिस्ट, ठीक है, अगर हम उसमें इथेनॉल मिलाते हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में तो वो रिएक्शन कैसे होती है, COCl2 ज्यादा फॉर्म नहीं होगा, वो क्या होगा, सप्रेस्ड हो जाएगा और इनहिबिट करेगा, रिएक्शन कम होगी, ठीक है, कम फॉस्जिन गैस प्रोड्यूस होगी उसमें। स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लिसरॉल और एसिटेल्डिहाइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लिसरॉल और एसिटाइल रिटार्ड द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर डिकम्पोजिशन करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में H2O2 का हम डिकम्पोजन करते हैं तो H2O2 फॉर्म होती है। तो अगर स्मॉल अमाउंट में ग्लिसरॉल और एसिटाइल डाल देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगी, रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी, रिएक्शन का डिकम्पोजिशन धीरे धीरे होने लगेगा, रिटार्ड होने लगेगा, ठीक है, तो रिटार्डेशन भी इसको बोल देते हैं, नेगेटिव कैटालिसिस। नेक्स्ट है फिफ्थ, ऑटो कैटालिसिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछा जाती है, ऑटो कैटालिसिस क्या होती है, ठीक है, ये हमने इससे पहले भी पढ़ रखी है, फॉर्मेशन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में पढ़ा हुआ था, ऑटो कैटालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो ऑटो कैटालिसिस हमें ध्यान से पढ़ना, इट इज क्या होता है, इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द रिएक्शन इन विच इज प्रोड्यूस, दिस इज कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस। क्या होता है कि जब रिएक्शन होती है तो जब रिएक्शन होने में एक प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट जैसे फॉर्म होगा, रिएक्शन विद रिएक्शन करने जैसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा कैटालिस्ट के, तो वो कैटालिस्ट इटसेल्फ, एक जो प्रोडक्ट है वो इटसेल्फ एक कैटालिस्ट की तरह वर्क करेगा और रिएक्शन को और फास्ट कर देगा, ठीक है, तो उस तरह की रिएक्शन फास्ट हो जाती है। और जो प्रोडक्ट इटसेल्फ वर्क एज कैटालिस्ट, जो एक प्रोडक्ट जो होगा वो कैटालिस्ट की तरफ रिएक्शन में वर्क करने लगेगा। इन सम रिएक्शन वेयर वन ऑफ द प्रोडक्ट, देखो ध्यान से समझना बच्चों, इन सम रिएक्शन वेयर वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एक्ट्स एज कैटालिस्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट कोई भी रिएक्शन में एज ए कैटालिस्ट वर्क कर लेता है, सच रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ऑटो कैटालाइज्ड रिएक्शन। ऑटो मींस सेल्फ कैटालाइज्ड रिएक्शन, उसमें हमने कोई बाहर से हमने उसमें कैटालिस्ट यूज नहीं किया, वो प्रोडक्ट इटसेल्फ वर्क एज कैटालिस्ट, प्रोडक्ट इज कैपेबल टू कैटालाइजिंग द रिएक्शन, प्रोडक्ट ही कैपेबल है कैटालाइजिंग द रिएक्शन करने के लिए, तो इसीलिए इसको हम ऑटो कैटालाइज करते हैं क्योंकि वो सेल्फ हो रही रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लिए, इससे और इजिली समझ में आ जाएगा आपको। ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑफ वार्म सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के टाइट्रेशन हम करते हैं बाय एसिडिफाइड KMnO4 के साथ डालते हैं, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट 2 ड्रॉप्स टेक सम टाइम टू डिक्लराइज, KMnO4 को कलर डिक्लराइज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 ड्रॉप्स डालने पे टाइम लग जाता है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हो जाती है टाइम अपने आप हो जाता है, सिंस रिएक्शन एट इनिशियल स्टेट इज वेरी स्लो बट आफ्टर सम टाइम, जैसे डिक्लरेशन टेक्स प्लेस रैपिडली एज मैग्नीज आयन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कैटेलाइज द रिएक्शन, ठीक है, जैसे ही मैग्नीज आयन फॉर्म होता है रिएक्शन फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो मैग्नीज आयन ने क्या किया, ये MnSO4 यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, ये जो मैग्नीज आयन बना है यहाँ पे ये कैसे वर्क कर रहा है, ऑटो कैटालिस्ट की तरह, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, ये मैग्नीज आयन बनता है, ये MnSO4 बनता है, ये वर्क एज ऑटो कैटालिस्ट की तरह यहाँ पे इसने वर्क कर दिया, ठीक है, तो ये सेल्फ कैटेलाइज कर दिया। तो ये जैसे हमने KMnO4 डाला, ऑक्सैलिक एसिड डाला और H2SO4 डाला, H2SO4 देखो यहाँ पे क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एसिडिफाइड KMnO4, ठीक है, तो KMnO4 के साथ में तो कुछ ड्रॉप्स हम एसिड की डालते हैं, तो क्या होगा, ऑटो कैटालिसिस होगा, MnSO4 जैसे जनरेट होगा तो डिकलाइजेशन एकदम से फास्ट होने लगेगा, पहले टाइम धीरे धीरे होता है फिर एकदम फास्ट हो जाता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इज ऑटो कैटालाइज, ठीक है, अगर एस्टर को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो एसिड बनता है और OH बनता है, तो इसमें भी एसिड जो होता है वो ऑटो कैटालाइज्ड रिएक्शन दे देता है विद ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोलिसिस भी ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है एंजाइम कैटालिसिस।
सबसे लास्ट का ये एंजाइम कैटालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स इज आल्सो कॉल्ड एज बायोकैटालिस्ट। पढ़ते आ रहे हैं एंजाइम्स क्या होती है, प्रोटीन्स होती हैं। एक सेंटेंस पढ़ा हुआ है, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स से एंजाइम्स अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन्स बनती है और प्रोटीन्स ही एंजाइम्स होती है। ठीक है, तो एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड एज बायोकैटालिस्ट। एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, बायोकैटालिस्ट कहते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो एंजाइम्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग। एंजाइम्स कहते हैं एंजाइम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते, बट ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नॉन लिविंग है। नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। ठीक है, किससे प्रेजेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं मोस्टली, विद हाई रिलेटिव मोलर मास, इनकी मोलिकुलर मास हाई होता है, एंड द ऑर्डर ऑफ द 10,000 और इवन मोर, एंड आर ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। से ये ड्राइव्ड होते हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम ही स्पेसिफिक होता है, ये नहीं कि कोई भी एंजाइम कोई भी रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, वो पर्टिकुलर एंजाइम ही ब्रेक डाउन करेगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन को। ठीक है, दे आर हाईली स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होते हैं। ईच एंजाइम कैन कैटालाइज ए स्पेसिफिक रिएक्शन, तो एक एंजाइम वही पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटालाइज करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन्वर्टेज कन्वर्ट्स केन शुगर इंटू मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर सुक्रोज को हम ब्रेक डाउन करें, कैन शुगर में क्या होता है, सुक्रोज होता है, जो हम लोग चीनी खाते हैं शुगर, वही कैन शुगर है, वो सुक्रोज है। ठीक है, C12H22O11 सुक्रोज है, शुगर है, केन शुगर जो हम खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O के प्रेजेंस में इन्वर्टेज एंजाइम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो किसमें ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन होता है। किसमें ब्रेक डाउन होगा, सुक्रोज कैन बी ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। एंजाइम में देखो जहां पे भी एज लगाते हैं वो सारे एंजाइम्स होते हैं, ये भी ध्यान रखना। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल बाय जाइमेज एंजाइम। ठीक है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को इथेनॉल में ब्रेक डाउन होना और CO2 गैस में ब्रेक डाउन होने के लिए जाइमेज एंजाइम वर्क कर रहा है। ये जो शशि चावला बुक है आप लोगों की इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के, उसमें थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ C6H5OH लिखा है, उसको C2H5OH कर लेना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट को बहुत बार पूछा गया है। डिफाइन 3 और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स या क्राइटेरिया ऑफ कैटालिस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए मतलब एटलीस्ट 5 तो पता होने चाहिए। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरह हम उनको ड्राइव करेंगे, किस तरह लिखेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, अ कैटालिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट डू नॉट टेक पार्ट, अपने आप में कंबाइन नहीं होते वो रिएक्शन में। ठीक है, वो ऐसे जैसे स्टार्टिंग में आते हैं इनिशियल स्टेट में, वैसे ही फाइनल स्टेट में चले जाते हैं। दो अ चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट, बस ओनली फिजिकल स्टेट में कभी कभी क्या होता है कि इनिशियल स्टेट में वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में आते हैं, लेकिन जब जब रीजनरेट होकर एंड प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद जब रीजनरेट होते हैं कैटालिस्ट वापस जाते हैं, तो वो पाउडर फॉर्म में भी हो जाते हैं। ठीक है, बट फिजिकल स्टेट में भी चेंज, कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड यूज्ड एज अ कैटालिस्ट इन द डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। KClO3 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट के डिकम्पोजिशन में MnO2 एक कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है, पर वो स्टार्टिंग में एज ए बिगनिंग इट इज इन लार्ज क्रिस्टल फॉर्म, बट एट द एंड इट इज रीजनरेटेड इन द फाइनल पाउडर फॉर्म। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट इसकी चेंज हो गई, लेकिन मास या कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। जितना इनिशियल मास होगा उतना ही मास रहेगा फाइनली में। ठीक है, तो KClA3 के साथ MnO2 की रिएक्शन करते हैं तो KMnO4 बनेगा, Cl2 और O2 गैस निकलेगी। ठीक है, और KMnO4 को फिर से हम करते हैं तो K2MnO4 बनेगा, पोटेशियम परमैंगनेट, और K2MnO को बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, परमैंगनेट एंड मैग्नेट बनेगा, MnO2 बन जाएगा, फिर K2MnO4 अगेन KCl और O2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो मेन हमें ओवरऑल दोनों सारी रिएक्शन को देखते हैं तो KClO3 इज इक्वल टू KCl एंड O2, हमें यही ध्यान रहता है। ठीक है, MnO2 निकल जाता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट इज सफिशिएंट टू अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब पिंच ऑफ थोड़ा सा भी कैटालिस्ट अगर हम डाल देते हैं वो रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। ठीक है, यानी बहुत कम अमाउंट में भी रिएक्शन हो जाती है कि मिलीग्राम, अगर रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा लीटर में सब्सटेंस रखा है, हम उसमें मिलीग्राम, ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप ऑफ पिंच में डाल देते हैं चीजों को, तो वो रिएक्शन हो जाती है, वो कैटालिस्ट करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। A small amount of catalyst is sufficient to alter the rate of reaction. For example, 1 milligram of fine powder of platinum
is enough to catalyze the combination of 2.5 liter of mixture of H2 and O2 to form H2O2. ठीक है, 1 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम प्लेटिनम 2.5 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ H2O2 को कैटलाइज करने के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट है ए कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, कैटलिस्ट जो होते हैं वो अपने में कोई कैटलिस्ट पर्टिकुलर रिएक्शन ही शो करते हैं, यानी कि वही कैटलिस्ट सबको शो कर देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CO+H2, इसको हम वाटर गैस बोलते हैं। वाटर गैस के साथ में CO+H2 को अगर जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मीथेनॉल बनता है। ठीक है, मीथेनॉल के प्रिपरेशन में इसको पढ़ा भी होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 के रिएक्शन जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में करते हैं तो मीथेनॉल बनता है। तो ये कैटलिस्ट की तरफ वर्क कर रहा है। अगर हम यहाँ पे कैटलिस्ट में निकल डाल दें, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस किस में चेंज हो जाएंगे, CH4 में। तो स्पेसिफिक कैटलिस्ट अकर द स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, पर्टिकुलर कैटलिस्ट पर्टिकुलर रिएक्शन ही देता है, ये में ध्यान रखना है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, अ कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। कैटलिस्ट अपने आप में इनिशिएट रिएक्शन नहीं करता है, इट कैन ओनली एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन तो अपने आप जो रिएक्टेंट्स है वो इनिशिएट करेंगे, ना कि कैटलिस्ट। वो के लिए रिएक्शन को एनहांस करता है, रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, क्लियर। द कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन। ना ही वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी चेंज कर सकता है, बैकवर्ड या इन बैकवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई इंटरफेयर करे वो कुछ नहीं कर सकता। एवरी कैटलिस्ट वर्क ऑन इट्स ओन टेम्परेचर। सब अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है हर कैटलिस्ट। कोई कैटलिस्ट कितने टेम्परेचर पर वर्क करता है, कोई रिएक्शन किस टेम्परेचर पर प्रोसीड होगी, तो एवरी कैटलिस्ट हैड इट्स ओन टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दैट रिएक्शन। ठीक है, उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही वो कैटलिस्ट वर्क करता है अकॉर्डिंग टू दैट रिएक्शन। नेक्स्ट है, इफ दीज सब्सटेंसेस इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट कॉल्ड एज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट सब्सटेंसेस कैन बी चेंज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस। ठीक है, अगर हम फॉरेन सब्सटेंस यानी कुछ बाहर से कोई भी सब्सटेंस डालते हैं तो एक्टिविटी जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी है वो चेंज हो सकती है। तो ये ध्यान रखें, कैटालिटिक प्रोमोटर्स बोलते हैं उनको, हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर्स। अगर हम कोई बाहर से सब्सटेंस डालें, फॉरेन सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू एक्टिविटी को इनहांस करने के लिए, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इनहांस करने के लिए अगर कोई सब्सटेंस डाल देते हैं उसमें, तो दे आर प्रोमोटर्स। वो कैटालिस्ट के अलावा कोई सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं, वो क्या है, प्रोमोटर्स है उसकी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। ठीक है, इफ दीज सब्सटेंसेस इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट कॉल्ड एज कैटालिटिक प्रोमोटर। ठीक है, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को वो इनहांस कर देते हैं, जिससे क्या हो गई, रिएक्शन फास्ट हो जाती है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस फाइनली डिवाइडेड आयरन एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट। उसमें आयरन कैटालिस्ट के फॉर्म में है, वाइल मॉलिब्डेनम, अगर हम थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में मॉलिब्डेनम यूज करते हैं, मॉलिब्डेनम क्या है, प्रोमोटर की तरह वर्क कर रहा है। तो प्रोमोटर्स क्या, फॉरेन सब्सटेंस दैट यूज्ड टू इनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, प्रोमोटर्स एग्जाम में आता है, डिफाइन द टर्म प्रोमोटर्स, कैटालिटिक प्रोमोटर्स। तो प्रोमोटर्स आर द फॉरेन सब्सटेंसेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर टू इनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। तो एग्जांपल में हम इसकी तरह लिखते हैं, मॉलिब्डेनम एक प्रोमोटर है और वो अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट है, सेकेंड क्या है, अगर कोई भी सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस हम यूज करते हैं, दीज सब्सटेंसेस इफ डिस्ट्रॉय और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और इनहिबिट, डिक्रीज करना द रेट ऑफ रिएक्शन, उसको डिक्रीज करते हैं वो सब्सटेंस, तो उसको हम बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजन। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसको पॉजिटिव कैटालिस्ट और नेगेटिव कैटालिस्ट को समझ के इसको लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं है। पॉजिटिव कैटालिस्ट और नेगेटिव कैटालिस्ट में कैटालिस्ट इटसेल्फ पॉजिटिव वर्क करता है, कैटालिस्ट इटसेल्फ नेगेटिव वर्क करता है। बट इसमें क्या है, फॉरेन सब्सटेंस को हमने यानी कैटालिस्ट को एक्टिविटी को इनहांस करने के लिए कुछ बाहर से सब्सटेंस को ऐड किया, कुछ बाहर से केमिकल्स को ऐड किया, दे आर कॉल्ड एज प्रोमोटर्स। और वही सब्सटेंस दे आर कॉल्ड एज इनहिबिटर्स या सप्रेसर, कैटालिटिक पॉइजंस, उनको ही हम कैटालिटिक पॉइजंस कहेंगे, जो रिएक्शंस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दें, कंप्लीटली इनहिबिट कर दें। ध्यान रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो कैटालिटिक पॉइजंस क्या है, बाहर के सब्सटेंस है, फॉरेन सब्सटेंसेस मतलब जो हमने अलग से रिएक्शंस के अलावा उसको कैटालिस्ट की एक्टिविटी को
इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज किए। दीज सब्सटेंसेस इफ डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एज कैटालिटिक पॉइजन। ठीक है, वो रिएक्शन को इनहिबिट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, कॉल्ड एज कैटालिटिक पॉइजन। फॉर एग्जांपल, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 ट्रेसेस ऑफ AS2O3 को हम थोड़ा सा भी अगर डाल देंगे H2SO4 की प्रोसेस की मैन्युफैक्चरिंग में, दैट डिस्ट्रॉय द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम की कैटालिटिक एफिशिएंसी को डिस्ट्रॉय करता है, सो इट इज कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजनिंग करके भी टर्म आता है, डिफाइन द टर्म कैटालिटिक पॉइजन, 2018 में आया हुआ है ये। ठीक है, देखो कोई भी रिएक्टेंट अगर कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट करता है तो इंटरमीडिएट बनाता है, इंटरमीडिएट बनाने के बाद प्रोडक्ट अलग हो गया, कैटालिस्ट अलग हो गया। थैंक यू बच्चों, ये कैटालिस्ट का फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें थोड़ा स्पीड मेरी फास्ट हो जाती है, प्लीज समझ लेना। क्या है कि इसमें हमने कैटालिस्ट, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, टाइप्स में 6 टाइप्स के हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, और हमने यहाँ पे क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट को डिस्कस किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, छोटा सा टॉपिक ही इजिली कवर हो जाएगा आपका, 3 या 4 लेक्चर में कवर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे थ्योरीज ऑफ कैटालिस्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज, क्योंकि अभी हमने पढ़ी नहीं है। एंडरसन कैटालिस्ट थ्योरी है, ठीक है, लैंग्वेज थ्योरी है, तो मैं थ्योरीज को पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हैव ए नाइस डे, गुड लक, टेक केयर।